बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी अफ़गान शहरियों को, अफ़गान महाजरीन को जो कि पाकिस्तान में कानूनी या गैर कानूनी तौर पर क़याम पज़ीर हैं, और उनसे कहा गया था, दरख्वास्त की गई थी कि आप पाकिस्तान छोड़कर 1 अप्रैल तक चले जाएं। उसके बाद एक क्रैकडाउन भी शुरू हो गया है, लेकिन इसके साथ ही मुझे जो प्रोग्राम करना है वो कुछ फ़िक्री मुगालतों के पैदा किए जाने पर करना है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। ये सवाल उठाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि वो तमाम अफ़गान महाजरीन जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको ना भेजा जाए। अफ़गान हुकूमत भी ये कहती है, और इसके साथ साथ यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो ख़ुद को अफ़गानों के साथ अटैच करते हैं, वाबस्ता करते हैं, और वो कहते हैं कि अफ़गानों को पाकिस्तान से ना भेजा जाए। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान ने 40 बरस तक अफ़गान महाजरीन की यहाँ पर मेज़बानी की है, और दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जो कि किसी भी दूसरे मुल्क के महाजरीन को ना सिर्फ इतने तवील अरसे तक अपने पास रखता है बल्कि उसके बाद उनको शहरियत भी दे देता है। यकीनी तौर पर ये सवाल बिल्कुल गलत है, और ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम आज जब हमें अमन व अमान के मसाइल का सामना है, जब हमें अपने मुआशी और माशरती मसाइल का सामना है, तो हम अपने उन अफ़गान भाइयों से दरख्वास्त क्यों ना करें कि आप अपने वतन तशरीफ़ ले जाएं। ये एक बड़ी अहम बात है, इसलिए भी अहम बात है कि अफ़गानिस्तान इस वक्त एक पुरअमन मुल्क है, एक तेज़ी से तरक्की करता हुआ मुल्क है। वहाँ पर कई मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे जिनके बारे में सोशल मीडिया पर मौजूद है, और बहुत सारे हमारे भी यहाँ पर जो मुफक्करीन और दानिश्वर हैं वो वहाँ के अमन की, वहाँ के डेवलपमेंट की, वहाँ पे अमन व अमान की, वहाँ के बढ़ते हुए डॉलर की कीमत की बहुत सारी चीज़ों की मिसालें देते हैं। तो हम क्यों ना उनसे दरख्वास्त करें। मेरे पास कुछ एदाद शुमार भी मौजूद हैं, और मैं उनसे ये कहूँगा, अपने अफ़गान महाजर अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, कि पाकिस्तान का रकबा 7,96,100 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि अगर हम अफ़गानिस्तान के रकबे को देखें तो ये 6,52,860 मुरब्बा किलोमीटर आपको मिलेगा। कोई बहुत बड़ा वाज़ेह बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा कम है लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की आबादी को देखें तो ये 24 करोड़ 75 लाख की आबादी है, और अफ़गानिस्तान की आबादी 4 करोड़ 14 लाख की है। आप ये देखिए कि अफ़गानिस्तान में आप फ़ी मुरब्बा किलोमीटर अगर आप फ़र्क निकालें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, तो ये कई गुना निकलता है। तो क्यों नहीं हमारे अफ़गान भाई जो हैं वापस जाते कि उनके पास एक वसी सरज़मीन मौजूद है जहाँ पर वो रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं, वहाँ पर वो ज़राअत कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर अपने मुल्क की GDP में इजाफे के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर तालीम हासिल की, उन्होंने यहाँ पर अपने आप को मुस्तहकम किया। अब वो वापस जब जा रहे हैं, ट्रक भर भर के नहीं लाए थे, अब वो वापस जा रहे हैं तो ट्रक भर भर कर लेकर जा रहे हैं। दूसरा सवाल ये किया जाता है, दूसरा सवाल ये कहा जाता है तौर पे उन लोगों को जो पाकिस्तान में पैदा हुए, तो पाकिस्तान की ये पॉलिसी नहीं, पाकिस्तान का ये कानून ही नहीं है कि यहाँ पर पैदा होने वालों को शहरियत मिलती है। अगर आप तवील अरसे से यहाँ पर रहे और आपने यहाँ पर आपके बच्चे भी पैदा हुए तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान इसमें बिल्कुल, अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा बल्कि अफ़गानिस्तान के साथ जितने भी मुल्क मिलते हैं उन तमाम की बात करूँगा। मैं पाकिस्तान के साथ एक लंबी सरहद अफ़गानिस्तान की मिलती है 2640 किलोमीटर की, लेकिन इसके बाद अगर आप दूसरे नंबर पर देखें तो ताजिकिस्तान है 1351 किलोमीटर, उसकी सरहद मिलती है अफ़गानिस्तान के साथ। यही नहीं है, तुर्कमानिस्तान है, उसकी कोई 804 किलोमीटर तवील सरहद अफ़गानिस्तान के साथ है। उज़्बेकिस्तान है, ईरान उससे पहले देख लीजिए 921 किलोमीटर तवील सरहद वहाँ पर मौजूद है। उज़्बेकिस्तान है 144 किलोमीटर है। चीन है, वो वाखान वाली जो एक पट्टी है उसके साथ चीन जब उसके अफ़गानिस्तान के साथ मिलता है 91 किलोमीटर वहाँ पर भी है। पाकिस्तान और ईरान ऐसे ममालिक है जहाँ पर महाजरीन आए, बड़ी तादाद में आए। तो इनमें से कितने मुल्क ऐसे हैं जिनके बारे में आप ये कहते हैं कि उन्होंने मुस्तकिल तौर पर रखा, बल्कि मुझे माजरत के साथ कहना पड़ेगा कि ताजिकिस्तान कर लें आप, तुर्कमानिस्तान कर लें, उज़्बेकिस्तान कर लें, इन्होंने तो जो महाजर आए भी उनको तीसरे मुल्क में शिफ्ट कर दिया, और चीन ने तो घुसने ही नहीं दिया। फिर पाकिस्तान के ऊपर ये कहना कि जो लोग आए इनको यहाँ पर शहरियत दे दी जाए, ये भी दुरुस्त नहीं है। सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे अफ़गानों की जायदादें औने पौने दामों ख़रीदी जा रही हैं, उनके ढोर डंगर, उनकी दुकानें। ये भी बहुत ज़्यादा दुरुस्त बात नहीं है। ये इस वजह से दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान ने आज उनको नहीं कहा कि आप वापस चले जाएँ, पाकिस्तान ने उनको
آپ 2023 کے اکتوبر میں چلے جائیں، ستمبر میں چلے جائیں، تب کہا تھا، ایک ڈیڈ لائن دی تھی اور باقاعدہ اس کا اشتہار شائع ہوئے تھے، بتایا گیا تھا آپ کو 1.5 سال کا موقع ملا اور آپ نے یہاں پر جو ہے جانے کی زحمت یہاں سے نہیں کی، آپ نے اپنی جائیدادیں، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ کون سا ملک ہے جو مہاجروں کو، جو ان کے نیشنل بھی نہیں ہیں، ان کو یہاں پر جائیدادیں بنانے کی اجازت دے سکتا ہے، یہاں پر ان کو باقاعدہ طور پہ کاروبار سیٹ کرنے کی اور یہاں پر مکان، زمینیں، سب چیزیں خریدنے کی، ظاہر ہے انہوں نے رہنا تھا، کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، لیکن اب کیمپوں میں نہیں رہی، کیمپوں سے باہر آ گئے، آپ نے جائیدادیں بنا لی، یہ بھی درست نہیں تھا، لیکن اب آپ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس 1.5 برس کا عرصہ موجود تھا، آپ کو یہ موقع استعمال کرنا چاہیے تھا۔ آج جب ریاست آپ کے سامنے کہہ رہی ہے کہ آپ کو ہم عزت احترام سے رخصت کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جائیدادیں اونے پونے داموں خریدی جا رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بہت سارے پاکستانی اپنے افغان بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، ہماری آپس میں ٹائز بن چکی ہوئی ہیں، ہماری آپس میں آپ یہ کہیں کہ رشتے بن چکے ہوئے ہیں، محبتیں قائم ہو چکی ہوئی ہیں، جہاں پر رہتے ہیں ہمارے افغان بھائی تمام کے تمام، وہ خیبر پختونخوا میں ہوں، وہاں پہ پختون بھائیوں کے ساتھ ہوں، سندھ میں ہمارے سندھی بھائیوں کے ساتھ ہوں، پنجاب میں ہمارے پنجابی بھائیوں کے ساتھ ہوں، بلوچستان میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، ان کے اپنے ایک تعلقات بن چکے ہیں، ان کو گفٹ مل رہے ہیں، ان کو، میں ابھی آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، یہ جو سارا پروپیگنڈا ہے سوشل میڈیا کا، اس کی نفی ہو جائے گی، بہت ساری جگہوں پر رویے بہت زیادہ مختلف آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف، جس میں بتایا جا رہا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے سے جا رہا ہے اور جاتے جاتے یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی لوٹ مار کی جا رہی ہے، ان سے زبردستی لیا جا رہا ہے، اس کے جواب میں وہ کیا بتا رہا ہے، سنیے گا ذرا۔ پاکستان نے مجھے اتنا بڑا کھڑا کر دیا، رزق کھلایا پلایا، جگہ دی، انہوں نے اتنا مجھے، پنجابی میرے یار دوست ہیں، کسی نے 10,000 کسی نے 20,000 مجھے دیے، وہ ان کو میں نے دیا، باقی کا اتنا عرصہ جو آپ نے پاکستان میں گزارا، آپ کے ساتھ پاکستانیوں کا سلوک کیسا رہا؟ جی بھائی جناب، عوام کی طرف سے ہم عوام سے اتنے خوش ہیں، اتنے خوش کہ پتہ نہیں ہم افغانستان جا کے اپنے افغانیوں سے اتنے خوش ہوں گے کہ نہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ عوام جی ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جس میں بہت سارے فکری مغالطے پیدا کیے جا رہے ہیں، بہت ساری غلط باتیں کی جا رہی ہیں، اس پر بات کریں گے، حقائق جانیں گے، اور میں بہت ہی مشکور ہوں سے مرغوب صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، حالات پہ گہری نظر رکھتے ہیں، بہت بہت شکریہ سیف صاحب ہمیں یہاں پر وقت دینے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی میں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا، اور اس کے ساتھ پشاور سے سینئر صحافی اور ملکی معاملات پہ گہری نظر رکھنے والے ارشد عزیز ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف بھی چلتے ہیں۔ سب سے پہلے زاہد محمود صاحب، زاہد صاحب اس وقت اگر میں دیکھوں یہ ساری کی ساری صورتحال فکری مغالطے، کہا جا رہا ہے نہیں جناب ان کو شہریت دے دیں، ان کو یہاں سے جانے مت دیں، اور ان کا جناب بڑا ان سے زیادتی ہو رہی ہے، یہ سارے فکری مغالطے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی باتیں، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجم صاحب پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ، اور دونوں آنریبل پینلسٹ کو میرا بہت سلام۔ دیکھیے 45-46 ایئرس کی کہانی ہے، یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی جو افغانستان کا رویہ ہے یہ تو پاکستان کے قیام سے کے بعد کی اگر آپ ہسٹری لے کے دیکھ لیں تو کچھ خیر کی خبر وہاں سے یا کوئی پاکستان کے لیے کوئی اتنے اچھے تعلقات ہمارے کبھی بھی نہیں رہے۔ میرے خیال میں 3 یا 4 سال ایسے ہوں گے کہ جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہت اچھے رہے۔ میں اس کو بہت افسوسناک بھی کہوں گا، ہم نے پاکستانی جو ہے وہ بیسیکلی ہم لوگ ایک ایموشنل قوم ہے، ہماری رگوں میں ہمارے خون میں ایک احترام، ایک محبت اور جو رشتہ اسلام کا ہے اس کی ٹرو اسپرٹ ہے افغان مہاجرین کو لیتے ہوئے وہی تھی جو مدینہ کے لوگوں نے جب مکہ والوں کو لیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو پاکستان کے حالات ہوئے ہیں یا جو پاکستان نے سوشل ڈومین میں، سائیکو سوشل ڈومین میں، فائنینشل اکنامک ڈومین میں آپ دیکھ لیں، اور ایون پولیٹیکل ڈومین میں جو سفر کیا ہے، اور سوشو اکنامکس کے بیچ میں تو انپریسیڈنٹڈ سفر کیا، کوئی دنیا کی قوم اتنا زیادہ سفر نہیں اپنے آپ کو کروائے گی جتنا پاکستان نے کروایا ہے۔ انفارچونیٹلی افغانستان کی جو وار ہے اس پہ پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کرتا رہا، اور انٹرنیشنل پاورز نے بھی ہمیں استعمال ہی کہہ لیں، اس لیے استعمال کہہ لیں کہ انہوں نے ہماری خیر خواہی کا کوئی قدم نہیں اٹھایا، اور اس کے بعد ہمیں ابنڈن کر دیا گیا۔ آئی کین انڈرسٹینڈ یہ لوگ یہاں پہ رہے ہیں جن ایموشنز کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو اپنے کلچر اور خون کا ذکر کر رہا ہوں، وہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے ایسی باتیں کرنے پہ کہ جی ہمارے بھائی ہیں، کوئی شک نہیں ہمارے بھائی ہیں، لیکن پاکستان از اے سیریس کنٹری۔
اب وہ وقت گزر گیا ہے نجم صاحب کہ جب ہم ایکسپیریمنٹ کریں اپنے ملک کے اوپر اور زیادہ. مجھے یہ بتائیے کہ انفارچونیٹلی ابھی جو لیٹسٹ سچویشن جو سیکیورٹی سے ہوئی ہیں، اگر آپ کے ادھر سوسائڈ بامبرز پھٹ رہے ہیں تو 80% ان میں سے افغانستان کے لوگ ہیں. ان میں سے جو ایک کوئی نائب اگر کوئی وہاں کا گورنر ہے تو اس کا بیٹا بھی یہاں پر دہشت گردی میں ملوث ہے. اور جس طریقے سے وہاں سے پاکستان کے اوپر یہ پراکسی وار، تو ان افغان بھائیوں نے تو ہماری کوئی قدر نہیں کی. اگین آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں یہ ان کا سب کا قصور ہے، لیکن ان کو کچھ تو پریشر وہاں پہ پیدا کرنا چاہیے تھا. کہیں تو کوئی جلوس جلسے افغانیوں کے خالی ہوتے. کراچی کے اندر ہم نے افغانی فلیگز توڑتے دیکھے ہیں، پاکستان کے خلاف مظاہرے ہوتے تو دیکھے ہیں، پاکستانی پرچم جلاتے ہوئے تو ہم نے ان افغان بھائیوں کو دیکھا ہے، لیکن پاکستان کے لیے کسی کو آواز اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا. دیکھیں نجم صاحب، اگر پاکستان کو آپ نے 25 کروڑ آپ نے آبادی کا بھی ذکر کیا، 24-25 کروڑ آبادی ہے، یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی ہے نہیں، یہاں پر سوشل ہم دیکھیں نا، ہم نے زندگی میں جس گاؤں میں علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں جس کے پاس ایک چاقو ہوتا تھا وہ ایک بہت بڑا بدماش کہلایا کرتا تھے، لوگ اس سے ڈرتے، تو سب کو پتا ہوتا کہ فلاں نے گھر میں چاقو رکھا. اس کے بعد یہاں سے کلاشنکوف کا کلچر آیا. ہمارے یوتھ کے اوپر جو نارکوٹکس ڈومین میں جو کچھ بیتی ہے اور جو آج تک بیت رہی ہے وہ موسٹلی اٹ ہیز کم انفارچونیٹلی فرام دی سوائلز آف افغانستان. سوشل سٹرکچر ہمارا تباہ ہو گیا، ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر تباہ ہو گیا. وہ لوگ جو کوئٹہ کے کالجز یونیورسٹیز میں پڑھتے رہے، جو پشاور میں پڑھتے رہے، جب وہاں کی حکومتوں میں گئے ہیں تو انہوں نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا، تو یہ کوئی داستان اچھی نہیں ہے. But again, I would just conclude by saying this کہ پاکستان has to be a serious state. کوئی دنیا کا ملک، آپ کہتے ہیں نا جی رکھ لے افغان، وہ کوئی دنیا کا ملک بھی ان لوگوں کو رکھتا ہے یا تو ان کے پولیٹیکل موٹیوز کے تحت ان کو اسائلم دیا جاتا ہے، یا اکنامک بینیفٹ لینے کے لیے لیا جاتا ہے، یا ان کے بیسٹ برین کو یوز کیا جاتا ہے. تو دیکھیں کوئی بھی ملک ایسے نہیں سب کو لے لیتا اور اپنے پاس رکھ لیتا. ابھی I think 20,000 25,000 افغانیوں نے جو ان کے انٹرپریٹر تھے، جو ان کے وار میں جنہوں نے مدد کی، امریکہ میں جانا تھا، کب ان کو سیٹل کر رہے ہیں؟ یو کے والوں نے سیٹل نہیں کیا. سب ہمیں ہی کیوں لیکچر دیتے ہیں؟ ظاہر بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم تمام چاہے آپ خلیجی ممالک میں چلے جائیں، یورپین ممالک میں چلے جائیں، آپ امریکہ والی سائٹ پہ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، تو ان تمام ممالک میں وہ تمام حکومتیں ایک دن کا ویزا بھی اوپر ہو جائے تو آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈالتے ہیں، واپس بھیج دیتے ہیں. اور ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو برسہ برسے رہ رہے ہیں آپ ان کو رہنے دیں، وہ غیر قانونی ہے تو کیا ہوا، وہ آپ کے ہمسائے. یہ بڑی ایک عجیب و غریب سی بات ہے. ہمیں تو ایک دن نہیں رہنے دیتے اور یہاں پر جو ہے اس کو ریزسٹ کیا جا رہا ہے. کیا صورتحال ہے جانے کے حوالے سے، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا ہمارا وہ صوبہ جو بہت ہی زیادہ متاثر ہے. ارشد عزیز ملک صاحب کی طرف چلتا ہوں. ارشد صاحب، کیا صورتحال ہے واپس جانے کے والوں کے حوالے سے؟ کتنے لوگ واپس جا رہے ہیں اور کتنے لوگ جو ہے بیچ میں مدغم ہو گئے ہیں، بالکل شامل ہو گئے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے شناختی کارڈ بنوا لیے درست غلط طریقے سے؟ کیا آپ کو کتنا کامیاب لگ رہا ہے کہ ہم جو لوگوں کو بھیج رہے ہیں کتنے کامیاب ہو رہے ہیں اس میں؟ بہت شکریہ نجم صاحب. پہلا ایشو تو یہ ہے کہ وفاق اور صوبے کے درمیان اختلاف ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک 2-4 دن پہلے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی کو زبردستی یہاں سے نہیں بھیجیں گے، اگر کوئی خود جانا چاہتا ہے تو چلا جائے. پہلے تو یہ پالیسی کی جو ہے نا اختلاف آ جائے فیڈریشن اور صوبے کے درمیان، تو میرا خیال میں کہ وہ معاملہ پھر سست روی کا شکار ہوتا ہے. یہاں پولیس کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے کسی کو ہاتھ نہیں لگانا، اور اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. لنڈی کوتل میں ایک کیمپ بنایا گیا ہے، ایک یہ پشاور میں ناصر باغ روڈ ہے وہاں پہ بنایا گیا ہے. تو ان 2 کیمپوں میں ہے، اور لوگ جو ہیں مطلب جو کراچی سے، اسلام آباد، لاہور سے جن کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے وہ فی الحال جا رہے ہیں. اگر کوئی خود جانا چاہتا ہے تو وہ بھی جا رہا ہے. لیکن یہاں میں بات سن رہا تھا، ہم خیبر پختونخوا کو دیکھیں تو دہشت گردی میں، اور خاص طور پہ ابھی جس طرح زاہد محمود صاحب بات کر رہے تھے کہ جس طرح بلوچستان کے بعد سب سے زیادہ متاثر صوبہ جو ہے دہشت گردی کے حوالے سے وہ خیبر پختونخوا، اور ہر واقعے کے بعد، دوسرے تیسرے واقعے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں افغان کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے، سرپرستی ہے، خود ملوث ہے. یہ تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کیا اپنے صوبے کے امن و امان کو اسی طرح رکھنا چاہتے ہیں، معاشی وسائل کی تقسیم کو اس طرح رکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ان کا اپنا ایک وہ ہے، لیکن میں نے جب کافی سارے افغان جو یہاں پہ تھے اور جا رہے تھے، میں نے ان سے بات ہوئی. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی میں ایک آپریشن اسی طرح کیا گیا تھا
तो उसमें होता क्या है कि एक बच्चा है जो यहाँ पे आके उसने दाखिला ले लिया हुआ है। अब इसमें 3 कैटेगरीज हैं। एक हैं जिनके पास के यूएनएचसीआर का प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जो महाजर हैं बहुत पुराने। एक वो महाजर हैं जो कि अफगान सिटीजन कार्ड उनके पास है, जो अभी कुछ अर्सा पहले तशरीफ लाए यहाँ पे। और एक कोई 10 लाख के करीब हैं जो बिल्कुल इलीगल है, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो अब ये 3 कैटेगरी हैं। तरीका ये था कि रियासत को ही चाहिए था कि पहले वो जो तीसरे नंबर के लोग हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको आप निकाल देते। तो इस तरह एक मरहलावार बात चलती। अब इसमें हुआ क्या है, अब एक ऐसा था कि एक बच्चा जो था वो जा रहा था बाहर, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। तो उसको कहा कि जी आपको हम वापस भेज रहे हैं। वो कहने लगा मेरी वालदा अस्पताल में दाखिल हैं। यानी ऐसे वाकयात हुए कि जो बच्चे दाखिला ले चुके थे कॉलेजेस में, प्राइवेट में पढ़ने चाह रहे थे, जाहिर है जवान बच्चे हैं, क्या करेंगे। अब अगर पुलिस जाते हुए किसी को अरेस्ट करती है, उठा के भिजवा देती है, तो उस गरीब का वो पूरा साल जाया, अगर 2 साल है तो वो जाया। तो कहने का मकसद ये है कि वफाक और सूबे को बैठकर सोचना अरशद भाई, चाहिए। ये तो पिछले साल, बल्कि पिछले से भी पिछले साल, अब तो 2025 आ गया, मैं तो 2023 में जा रहा हूँ। 2023 के सितंबर अक्टूबर से कहा जा रहा है कि आप तैयारी पकड़ें, जाएं, एक डेडलाइन पहले दी गई। ये तो पॉलिसी उस वक्त से चल रही है, सारा कुछ अचानक तो नहीं है। देखें, जब आप डेडलाइन देते हैं ना तो लोगों को तो आप पॉलिसी तो आप बना लेते हैं। फिर आप जब आपने डेडलाइन दे दी 31 तारीख पे, ठीक है जी ये 31 डेडलाइन होगी। अब जो लोग इलीगल हैं वो तो जाने की आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं, वो स्लो है प्रोसेस, वो खुद ब खुद जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब देखें, 2-3 चीजें इसमें मैं कह रहा हूँ ना, मैं चीजों को मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ। फैसला जो है अवाम ही कर सकते हैं, जी, हुकूमत और रियासत कर सकती है। ऐसे लोग भी हैं जो कि हम जिनसे मिले, जो फनकार हैं, जो मौसीकार हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो जर्नलिस्ट टाइप लोग हैं, वहां पे काम करते थे, जो तालिबान के आने के बाद भाग के पाकिस्तान आ गए। अब जब ये लोग वापस जाते हैं तो इनकी जान को खतरा है, क्योंकि वहां तालिबान की लिस्टों में ये लोग हैं। इस तरह ऐसे लोग हैं जिनका तालिबान के साथ उस वक्त वो काम करते थे, मुख्तलिफ यूएन के इदारों के साथ या अमेरिकन के साथ, तो वो लोग भी वहां पे अब रिहाइश नहीं रख सकते। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि देखिए, आप भिजवाने के हवाले से तो कोई दो राय नहीं है, हम कहते हैं इन सबको जाना चाहिए। लेकिन अगर केस टू केस बेस देख लिया जाए, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि अगर कोई ऐसा आदमी है जो कहता है मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, उसको आप बिजनेस का वीजा दे दें। एक बच्चा कहता है मैं एजुकेशन लेना चाहता हूँ, मैं पैसे लगाऊंगा यहाँ पे एजुकेशन लेना चाहता हूँ, उसको आप एजुकेशन वीजा दे दें। एक बंदा है कि वो कहता है जी हमने मेडिकल में यहाँ पे कोई एडमिशन करवाना है और हमने सही। अपना ऑपरेशन कराना है। तो मेरा मतलब ये है कि जो लोग अवेलेबल हैं उनको आप वीजा दे के लीगल प्रोसेस में ले आए। अभी जितने देखिए ना, जाहिर अब साहब ने आप एक ये कह बात रहे हैं की, इस पर भी, ठीक है ठीक है, इस पर मैं जाहिद महमूद साहब से भी कमेंट लूंगा, लेकिन सैयद मरगूब साहब भी इंतजार कर रहे हैं। उनके पास भी काफ़ी एदाद शुमार और चीज़ें मौजूद हैं। एक अलहदा पॉइंट, आप इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे अरशद मलिक साहब ने एक पॉइंट उठाया, लेकिन इसके साथ ही एक और पॉइंट भी है, और वो ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि हमारी पुलिस तो किसी को नहीं कुछ कहेगी। क्या आप ये समझते हैं कि सूबों की मदद के बगैर आप सिक्योरिटी का और अपनी जो एक सॉवरेनिटी का एक जो आपने प्रोसेस पूरा करना है, अमल पूरा करना है, उसमें आप सैयद साहब कामयाब हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, मैं इसके 3-4 पहलुओं पे बात करना चाहूँगा। नंबर 1 ये कि पाकिस्तान के बजट का कितना परसेंटेज जो है वो अफगान मुहाजिरीन ड्रेन कर रहे हैं। तो इस पे CIA ने रिपोर्ट दी कि 2%। अच्छा, अब हम 1% के लिए जब आदमी दारों के पास जा रहे थे तो 2% ये ड्रेन कर रहे थे। तो ये पैसा एक्चुअली KPK पे भी जाना था, हमारे पास भी आना था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अफगान मुहाजिरीन जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं तो क्या इनकी सिक्रूटनी हुई, इसमें किस किस कबीले के लोग थे, किस किस तरह के लोग थे। देखिए, अगर आप किसी को वीज़ा भी नहीं, उस देते, वक्त तो मेरे ख्याल एक ओपन पॉलिसी हाँ, थी ना, जो लोग भी थी, आते गए हाँ, आते गए, हम उनको जो भी थी खुले जी, आए ना, जी हाँ। हमें नहीं पता कि अभी कैसे अभी लोग देखे आए। ना, अभी आप अरशद साहब बता रही है कि 10 लाख बंदा तो बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के किसी कागज के बगैर मौजूद है। मैं ये कह रहा हूँ ना, 15 लाख मौजूद है। 15 लाख ऐसे जिनके पास, 1.5 मिलियन ऐसे जिनके पास कुछ प्रोविजनल किस्म के सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, नादरा के। अच्छा, 15 लाख ऐसे जो बिल्कुल ही किसी भी कागज़ के बगैर हैं। अच्छा, आप देखें कि जो लोग वहाँ से आए उसमें कुछ जंगजू भी थे। आप कराची में देखें, सिंध गवर्नमेंट के लिए मसला बने हुए हैं कि वहाँ पे गोठों में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उनको कौन कंट्रोल कर पा रहा है? कोई नहीं कर पा रहा, क्योंकि उनके पास असला पुलिस से ज़्यादा जदीद है। दूसरा एस्पेक्ट ये है। तीसरा ये है कि स्मगलिंग कितनी बढ़ गई। अब कारें और ख़ुद जो एक यहाँ शुएब सलील साहब ने रिपोर्ट बनाई कि NLC के कंटेनर्स जो जा रहे थे, नेटो के कंटेनर हैं बड़े बड़े, उसमें भर के, तो वो आधे तो पाकिस्तान में स्मगल हो गए। उन यहाँ से चीनी जितनी उनकी डिमांड थी वो पाकिस्तान में इतनी डिमांड नहीं थी।
तो स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा रास्ता बना, जिसको फौज ने और खुद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2 प्रोजेक्ट दिए जब तुरखम पे और चमन पे, तो इन 2 प्रोजेक्ट के बाद ही तो उन्होंने हमारी उधर फायरिंग शुरू की, जिसके बाद फौज ने उसको जवाब दिया। तो तीसरा एस्पेक्ट ये था कि स्मगलिंग उन्होंने हमारे यहाँ बेताशा करने शुरू कर दी, और खुद सिंध अपना KPK गवर्नमेंट ने ऑन किया कि 1 लाख कार हमारे पास स्मगल शुदा ड्यूटी फ्री मौजूद है। कहाँ से आई? तो ये सारी अफगानिस्तान से, उन्होंने अफगानिस्तान मंगवाई, वहाँ से हमारे पास स्मगल हो गई। तो नंबर 3 ये था कि स्मगलिंग के हमारे पास हो गए, और हमारा जो ट्रेड बेनिफिट्स होना था वो माइनस हो गया। चौथा ये था कि वो पंजाब को बेचते थे, इधर वो लोगों को गाड़ी इधर हैंड ओवर कर देते थे, उधर कस्टम वालों को बता देते कि मैंने स्वयंरू को गाड़ी दी है, इसको पकड़ लेना। अच्छा, वो मीनवाइल अपना सारा कार्रवाई करके 3 महीने बाद मेरी गाड़ी छीन लेते थे। अब वो हो ये रहा था कि मतलब जो KPK से गाड़ी स्मगल हुई है, अफगानों ने जो कराई है, वो पैसे तो उनको मिल गए लेकिन स्मगलिंग हो गई। अच्छा, जो बात हो रही है ना कि उनको नेशनलिटी दें, उनको वीज़ा चॉइस पे दें, आप देखें सर के नादरा ने एक सिस्टम को कंटेन कर दिया, जो आपने भी बात की, जनरल साहब ने भी की, कि इन्होंने सर्टिफिकेट बनवाना शुरू कर दिए नादरा के। हो ये रहा था कि गन लेके गए, अब वो बेचारा जो एक छोटा सा वहाँ पे ऑपरेटर बैठा हुआ है, उसने रजिस्ट्रेशन से इनकार किया, उन्होंने उसको गोली मार दी। अब इनके पास असला था, उस बेचारे के पास तो सिक्योरिटी नहीं थी। एक वक्त में रिश्वत भी चलती रही, तस्लीम करना पड़ेगा, भी चलती रही, लेकिन बहरहाल गन पे बात, तो फियर भी था, और ये उन्होंने फिर ऐसे जो अननेचुरल रजिस्ट्रेशन हो रही थी उनको ब्लॉक लगा दिया इस्लामाबाद में, कि ठीक है लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, KPK में कहीं रजिस्ट्रेशन हो जाए, इस्लामाबाद में ब्लॉक हो जाएगी। तो नादरा ने मतलब इस पे कंटेन किया, वरना यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों के लाहौर में मुझे बताते थे पासपोर्ट बन रहे थे, शक्ल से अफगानी लगते थे, लेकिन रिन्यूअल के लिए लाहौर आ गए क्योंकि इश्यू हुआ था उनको। तो ये चौथा एस्पेक्ट था कि हमारी इकोनॉमी को ड्रेन कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद ये कहना कि जी उनको जो KPK के लोग कह रहे हैं और यूट्यूबर कह रहे हैं कि उनको नेशनलिटी दे दें और स्पेसिफिक चॉइस करके उनको एजुकेशन दे दें। हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही। 13-14 हज़ार हमारे मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट के लोग हैं, गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स मतलब जो कॉलेजेस में वो 13-14 हज़ार के करीब हैं, बाकी प्राइवेट सेक्टर हैं। ठीक है, प्राइवेट में ले लें आके एडमिशन, 1 करोड़ रुपया खर्च कर लें, ले लें। तो जो मतलब इवन जर्मनी ने इनके जहाज़ भर भर के वापस भेज दिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो गया। आप देखें कि इवन ओलंपिक मैचेस में, क्रिकेट मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो रहा है। हम उनसे मोहब्बत करते हैं। आपने भी पूरे इंटरव्यू में देखें, इतने प्यार से बात की, मैं खुद हैरान हुआ कि आपने तो जैसे मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो इतने प्यार मोहब्बत से अफगानियों के बारे में बात की कि मतलब हम चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं उनको। हमने रखा है सर, हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहते रहे हैं लेकिन वो भी जवाब इसी तरीके से दें। वो परचम जला रहे हैं, 2 वीडियो अभी परसों भी आई हैं परचम जलाने की, उसके परचम उतारने की। पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो इंडिया की स्पोर्ट, ये कितनी बड़ी एक जुल्म वाली बात है कि आप रहते यहाँ पर हैं, आपका रोजगार यहाँ पे चलता है, आपको इज्जत, आपको छत यहाँ पर मिलती है, और आप पाकिस्तान के अब भी मार्केटों में जाएं। मुझे एक आदमी ने प्लाजा बनाया बड़ी मोहब्बत से, मुझे उन्होंने खुद बताया कि मैंने प्लाजा बड़ी मोहब्बत से बनाया, मैंने बड़ा अच्छा बनाया। तो मेरे पास आ गए यही लोग कि आप ना मुझे नीचे के 2 फ्लोर दे दें, हम आपका पूरे प्लाजे पे जितनी भी कंस्ट्रक्शन होनी है वो कर देते हैं। तो उन्होंने छोटे छोटे खुद बनाने थे, स्मगल शुदा चीज़ें रखनी थी और सारी मार्केट को ख़त्म कर देना था। आप देखें सारा गुलबर्ग जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, लोकल मार्केट उसमें ख़त्म हो रही है, 90% स्मगल शुदा माल है। तो अगर हमने अपनी इकोनॉमी की कीमत पे KPK गवर्नमेंट, अली अमीन गंडापुर साहब अगर चाहते हैं कि KPK में गुर्बत बढ़े जो बढ़ रही है, KPK में बेचैनी बढ़े जो बढ़ रही है, और KPK में अनरेस्ट पैदा हो, कॉलेजेस बंद होना चाह रहे हैं क्योंकि लोग फीसें नहीं दे रहे, तो वो अगर ये चाह रहे हैं गंडापुर साहब के वहाँ पे गुर्बत भी बढ़े, एजुकेशन भी कम हो, तो कर लें, ये कर लें। ज़ाहिद महमूद साहब, किस तरह देखते हैं, एक और पहलू उठाया गया अरशद अजीज मलिक साहब की तरफ से कि जो लोग यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, जिनके कोई अजीज़ यहाँ पर अस्पतालों में, बीच में एक वीज़े का एलिमेंट डालना चाहिए, और ताकि वो वीज़ा लेके यहाँ पर रहें और यहाँ पर पढ़ सकें, और बाकी लोग जो जिनको जाना है वो चले जाएँ। लेकिन एक और यहाँ पर पहलू सामने आया, वो ये था कि अगर एक सूबाई हुकूमत जो है वो ताउन नहीं करती, वो अपनी पॉलिस को इस्तेमाल नहीं करती, और खैबर पख्तूनख्वा जैसे सरहद साथ मिलने वाले सूबे से नहीं करती, तो वहाँ पर तो हमारे पास वही सिचुएशन रहेगी, मजबूरी रहेगी, तमाम मसाइल रहेंगे वहाँ पे। जी देखिए नजम साहब, अभी जितनी भी डिस्कशन हुई है इसमें से ना 4-5 ऐसी चीजें हैं जो बड़ी प्रोमिनेंटली बाहर आती हैं। जी आई कैन अंडरस्टैंड जो अरशद अजीज मलिक साहब जिस तरफ हिंट कर रहे हैं, खासतौर पे जो विमेन एजुकेशन है, हमारी वो अफगान बच्चियां जो फाइनल ईयर्स में है या मेडिकल यहाँ पे परसू कर रही हैं, जो उस अफगान औरत से बिल्कुल अलग, जिनको एक फ्यूचर नजर आ रहा था, जो यहाँ पर है, फिर उनके स्टूडेंट्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं,
جو لوگ ہیلتھ کے ساتھ اچھے، دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ بہت زیادہ اچھے لوگ ہی یہاں پر ہوں گے آف کورس، بٹ انفارچونیٹلی ان کا جو بیک ہوم، ان کا جو سرزمین ہے نا جی، وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو ان کی پرواہ نہیں ہے. ہماری پرابلم یہ ہے اس وقت کہ ہم دنیا کو شاید دنیا یہ پورٹریٹ کے سامنے ہو رہا ہے کہ جیسے پاکستان ظلم کر رہا ہے. ان کے اوپر سب سے بڑا ظلم کر رہا ہے تو افغانستان کی عبوری حکومت کر رہی ہے. ان کے اوپر سب سے بڑا ظلم کر رہا ہے جو پاکستان میں افغان مہاجرین رہے، ان کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کیا تو ان مجاہدین نے کیا جنہوں نے رشینز کے جانے کے بعد وہاں پہ امن نہیں لائے، اسٹیبلٹی نہیں لائے. وہ رسپانسیبل ہے اس کے رسپانسیبل مسٹر کرزئی ہیں، اس کے رسپانسیبل وہ حکومتیں ہیں جو وہاں پہ بنتی رہی ہیں، جو اپنے آپ کو تو جس دن پھر وہاں سے بھاگے ہیں سارے اپنے ویسٹ میں بھاگ جاتے ہیں، دے آر دا پرائم رسپانسیبل. دیکھیں ایک سٹرکچر بنانا پڑے گا. آئی کین انڈرسٹینڈ، میں بالکل عزیز ملک صاحب کے ساتھ اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ دس از اے ویری ویری کریٹیکل ڈیسیژن اور اسٹیٹ نے اس کو فریم ورک بنانا ہے. دوسرا پہلو نظر آ رہا ہے جی ہماری اپنی بیڈ گورننس کا، بیڈ مینجمنٹ آف افغانستان. اگر افغانی آج رسپانسیبل ہے سچویشن کے تو اتنا ہی رسپانسیبل ہمارے گورننس، بیڈ گورننس ہے جو ہم نے ان کو ریسٹرکٹ نہیں رکھا، پیسے لے کے ہمارے لوگ ان کو شناختی کارڈ بنا کے دیتے رہے، جو انٹیمیڈیٹ ہوتے رہے یا ڈرتے، یا شروع میں جنہوں نے ان کے بزنسز کے ساتھ سے ان کی سمگلنگ سے جو پاکستانی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے تو آپ کو اپنی گورننس ٹھیک کریں. اتنی رسپانسیبل پاکستانی بھی ہیں جتنے وہ رسپانسیبل ہیں. لیکن انفارچونیٹلی، اور جس طرف مرغوب صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی چیزیں بالکل ٹھیک ہے. تو ایک سچویشن ہے، دس از اے سیریس سچویشن. غیر ملک باہر سے ممالک بھی ہمارے اوپر اب پریشر ڈال رہے ہیں کہ جی پاکستان کو افغانیوں کو نہیں بھیجنا چاہیے. آپ جب وڈرال کر رہے تھے دوحہ ایکارڈ میں، یا آپ نے جتنے بھی معاہدے کیے ان کے ساتھ، پاکستان کہاں فگر آؤٹ ہوا؟ ہماری بھی بیڈ ڈپلومیسی اس وقت کی حکومت کی. جب دوحہ میں ایکارڈ ہو رہا تھا تو یہ چیزیں ڈلوانی تھی کہ جی یہ پورا وڈرال کرے اور اسٹیبلٹی پہ زیادہ زور دے. ہم صرف ایک ہی نقطے پر زور دیتے رہے کہ جی افغانستان کی سرزمین کو ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہو چاہیے. اور سر یہ پوری زندگی یہ بفر زون رہا ہے. افغانستان کا جنگ کے علاوہ کون سا سسٹم آف لائف ہے وہاں پہ؟ جنگ نہیں ہوگی تو ڈالرز نہیں ہوں گے، ڈالرز نہیں ہوں گی تو جتنا ادھر جس کے پاس گن ہے وہ مالک ہے کابل کا جی، جس کے پاس طاقت ہے انٹیمیڈیشن سے ہے. آل انکلوسیو گورنمنٹ تو وہ بنا نہیں سکے افغانستان کے اندر. پاکستان کے اوپر وہ پریشر ڈالتے ہیں کہ ان کو نہ بھیجے. آپ پہلے بتائیں کہ why are you failing یہ بڑا ایک اس میں واقعی مسئلہ ہے زاہد صاحب کے وار لارڈز ہیں وہاں پر، اور وہاں کی اکانومی جو ہے اسلحے کے گرد، منشیات کے گرد اور جرائم کے گرد گھومتی ہے بہت ساری جگہوں پر، اور یہ مسائل پاکستان کی طرف آتے ہیں جب. تو ارشد صاحب پھر اگر ہم نے خیبر پختونخوا کو ہی پرامن بنانا ہے تو ہمیں یہ کرنا نہیں پڑے گا کہ ایسے لوگوں کو جن کے ڈانڈے ادھر سے ملتے ہیں اور جن کے پیچھے ایک ایسی اکانومی موجود ہے جو وار لارڈز کی ہے، جو منشیات کی ہے، جو جرائم کی ہے اور جو سمگلنگ کی ہے، اور یہ سب ان کا آپس میں نیکسز ہے، ہم ہارڈ اسٹیٹ بنیں، ان کو باہر بھیجیں، واپس بھیجیں تاکہ ہم پاکستانی یہاں پر امن سے رہ سکیں؟ نجم صاحب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پالیسی تو یہی ہے نا کہ ان کو بھیجنا ہے ہم نے. جی ہم صرف طریقہ کار کی بات کر رہے ہیں کہ طریقہ کار کیا ہو. میں یہ آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آج ہم ان کو 2 لاکھ 10 لاکھ کو ہم باہر بھیج دیتے ہیں واپس، کل آپ مجھے گارنٹی کیسے دیں گے کہ یہ واپس نہیں آئیں گے؟ آپ کو پتہ جتنے ہم بھیج رہے ہیں ہم اتنے سرحدیں واپس آ بند رہے کر ہیں. دیں گے نا. اس وقت وہ ایک چیز سارے تو ارشد صاحب ہو گیا نا کہ ہم نے سرحدیں بند کر دی. ہم اب جو کوئی کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کو روکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سرحد پر کتنے پیسوں میں وہاں سے لوگ آ رہے ہیں. یہ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ اسٹیٹ تب بنیں گے ہم جب ہمارا بارڈر محفوظ ہو جائے گا. آپ جتنے خودکش آتے ہیں وہاں سے انٹر کیسے ہوتے ہیں افغانستان سے؟ تشکیلیں آ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں اس وقت طالبان کی تشکیلیں آئی ہوئی ہیں، جو مردان سے سوابی اور ساؤتھ ہمارے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے، ڈسٹرکٹ جو ہے سارا ہمارے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے. تو اتنا سارا ایریا جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے. تو یہ سارے اسی وجہ سے نکلا ہوا ہے کہ ہم وہاں پہ ان کو نہیں دے پا رہے اس طرح. ہلو، آواز آ رہی ہے جی میری؟ مجھے آواز آ رہی ہے، سب تک آپ کی آواز آ رہی ہے پلیز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو میجر یہ ہے کہ ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ لیکن دیکھیں ارشد اگر بھائی آپ یہی سارا کچھ واپس لینا ہے نا. اب ہم جو کڑوے اور سخت فیصلے کر رہے ہیں، ڈیسیژنز لے رہے ہیں، وہ اسی لیے لے رہے ہیں کہ ہم نے یہ واپس لینا ہے سارا کچھ. دیکھیں میری جو سوچ ہے وہ میری یہ سوچ ہے کہ جو انلیگل ہیں آپ ان کو نکالیں. جن کو جیسے پوری دنیا میں ہم جاتے ہیں، پاکستانی کوئی ایجوکیشن ویزا لے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، پھر ان کے سسٹم میں ان ہو جاتا ہے، لیگل ہو جاتا ہے، اس کا ڈیٹا آ جاتا ہے، پھر وہ ٹیکس بھی دینا شروع کر دیتا ہے. تو جتنا اس کا ویزا ہوگا وہ اپنی پیمنٹس کرے گا اور وہ اس کے
तस्लीम करेगा और वापस चला जाएगा। तो वो इलीगल को ये एक रोकने का सोच है तरीका जो ये है। खुद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से है, पेशावर में बैठ के है, जहाँ सबसे ज़्यादा मुश्किलात को फेस किया जाए। और एक बहुत बड़ी सैयद मरगवी साहब, चूँकि हम ह्यूमन राइट्स की, इंसानी हकूक़ की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और इतलात ये हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की तरफ से जो ख़ास तौर पे ख़वातीन की तालीम पे पाबंदी लगाई गई है, अब वाकई ये बड़ा एक सीरियस सा संजीदा सा सवाल पैदा हो जाता है कि हमारी वो बहनें, वो बेटियाँ जो पाकिस्तान में इस वक्त पढ़ रही हैं, चाहे वो अफ़गान है, वो वापस अगर जाएंगी तो वो तालीम तो नहीं हासिल कर सकेंगी। ये एक बड़ा संजीदा और अहम सवाल है। अच्छा देखिए नजम साहब, ये बड़ा एक कोई बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, एक छोटा सा माइनर सा पोर्शन है। 1000 होंगे, ज़्यादा 2000 होंगे बच्चे ऐसे जो ऐसी एजुकेशन है जो अफगानिस्तान में पढ़ने नहीं देंगे, तो उनको तो 2000 3000 तो कोई इशू नहीं है। सही है, ये तो लाखों की बात हो रही है। 28 लाख से ज़्यादा हैं, कुछ फिगर 28 लाख है, कुछ फिगर 29 लाख है, कुछ 30 लाख है, 1.5 मिलियन दोनों उसमें। ये हमारे लिए बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, क्योंकि देखें जब ये पाकिस्तान आए तो यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उन्होंने कहा कि पैसे हम देंगे, बंदे आप रख लो, पैसे हम देंगे। अभी आप रिकॉर्ड निकालें तो टोटल 1.1 बिलियन डॉलर उन्होंने दिए, और इससे ज़्यादा ये खर्च हो गया हुआ इन पे। मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के दफ्तर गया तो वहाँ 2 आदमी बैठे हुए थे जो पाकिस्तान में को एबटाबाद में था, तो वहाँ बाकी था ही कोई नहीं। मैंने कहा बाकी किधर है, उन्होंने कहा पैसे नहीं मिले, सब बंद हो गया दफ्तर तकरीबन। तो मतलब ये है कि जो पैसे वहाँ से आने थे वो आए कोई नहीं। अच्छा, ये पाकिस्तान की इकॉनमी में कुछ ऐड नहीं कर रहे। देखिए इतनी यहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट है, इतनी बिजनेसेस हो रहे हैं, दुकानें हैं। अगर आप FBI का डाटा लें तो अफगानियों की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान में उनकी जो अर्निंग है वो ज़ीरो है। ये किस तरह से कहते हैं कि हमारा असासा यहाँ पे छीन रहे हैं, जब इनके पास कोई असासा है ही नहीं। ऑन रिकॉर्ड नहीं है ना, वो रजिस्टर्ड नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड तो है। वैसे तो सर जितने बड़े बड़े कारोबार जो हैं आप देखें वो मिक्स हो गए खैबर पख्तूनख्वा के साथ कर रहे हैं। देखिए ये पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बर्डन ना बनते अगर टैक्स चोरी ना करते। आप देखें सारा ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं से लिंक कर जाते, जाके हमारे पख्तून भाइयों से करता है या उससे आगे अफगानों से करता है, आगे जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वहीं से सारा इसी तरह से चल रहा है कंट्रोल। देखें फ़ोन कॉल्स कहाँ से आती हैं, नंबर कहाँ से आते हैं। जो टेररिज्म की आपने बात की थी, तो जो एक इन्फ्लक्स जो हुआ था, ठीक है बॉर्डर हमने खोल दिए थे क्योंकि अपना हमने एक अफगानियों की जंग लड़नी थी, वो एक प्रॉब्लम में थे। जब रशिया ने वहाँ पे इन्वेजन किया तो ज़ाहिर है उनको हमारी मदद की ज़रूरत थी और हमने उनकी मदद की। अब वो हमारी मदद करें और अब तो पूरा मन है ना। अब लेकिन वो एक और इशू उन्होंने उठा दिया। उनके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिकियों की मदद की उस वक्त, वो उनको तो अमेरिका वीज़ा नहीं दे रहा। आप देखें इन लोगों को अमेरिका वीज़ा नहीं दे रहा। अमेरिका ने इनके वीज़े बैन कर दिए, जर्मनी ने वापस कर दिया, यूरोप ने कटेन कर दिए। शुरू में इनको वीज़े दिए गए और बहुत से अफगानी जो हैं वो एजुकेशन वीज़े पे यूरोप में और अमेरिका में गए, बहुत ज़्यादा गए, लाखों में गए। लेकिन अब इनके वीज़े बंद हो गए। आप अब भी डाटा अगर निकलवाएं इस्लामाबाद से या कराची से, जहां अमेरिकन एम्बेसी कॉन्सुलेट और एम्बेसी काम कर रही है, तो वहां से पता आप ये कह रही है मसला अमेरिका का है, हमारा नहीं है भाई। अमेरिकियों की मदद की थी ना उन्होंने, जो नहीं, वो तो मिसालें अमेरिका की दे रहे हैं ना। ह्यूमन राइट्स की मिसालें आ रही हैं तो यूएस आ रहा है या यूरोपीय यूनियन आ रहा है। जब यूएस और यूरोपीय यूनियन की ह्यूमन राइट्स के एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं कि वो दे रहे हैं, तो वो तो नहीं दे रहे। ठीक, तो हम फिर भी जो अजीज मलिक साहब ने बात की है, मैं उसे मुकम्मल रद्द नहीं कर सकते। 3000 तक तो इत्तेफाक 2000 5000 10,000 ये तो कोई, लेकिन वो फिर कुछ बेहतर होंगे, वो कुछ बेहतर होंगे। सही है। अच्छा वैसे इसमें हाँ किस कीमत पर, ये भी एक। और ज़ाहिद महमूद साहब, इसमें जो पिछली दफ़ा मैंने सवाल किया था वो मुख्तलिफ चुके पहलू थे, वो बीच में नज़रअंदाज हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अदम ताउन का रवैया कैसे, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? अनफॉर्चुनेटली नजम साहब, पाकिस्तान में सब पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जिसकी वजह से गैलरीज और अपने जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसने टेक ओवर कर लिया है। प्रीडोमिनेंटली जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के जो हमारे परसूट्स हैं या फॉरेन पॉलिसी जो है जी उसको अंडरमाइन कर दिया जी। तो दिस इज द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। यही मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान देखें, ये जो अफगानिस्तान माजरीन भी जा रहे हैं यहाँ से, या जो ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये प्राइमरीली रिस्पांस है उस हाइब्रिड वॉर का जो पाकिस्तान के ऊपर जिसकी एप्लीकेशन हुई है, जिसका मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट में अफगानिस्तान इज द मेजर कंट्री और ये लोग कंट्रीब्यूटिंग है। इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी के अभी मलिक साहब ने, अजीज मलिक साहब ने जितने भी इलाके गिनवाए हैं, ये कोई सिंध के इलाके तो नहीं गिनवाए इन्होंने कोई पंजाब के इलाके तो नहीं गिनवाए। मैं खुद अटक कर रहने वाला जी, और हमने जंग लड़ी है, बाजोड़ में जंग लड़ी है, हमने बड़े करीब से देखा है, खून से धोया है इस मुल्क को, फिर हम उसी तरफ चले गए। कल हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं। पुलिस जो लाइन थी वो कहाँ पे थी? पेशावर के बीच में। मदरसे हकानिया का देखें, यहाँ पे मतलब है
पुरअमन लोगों को मारा गया जी, अनफॉर्चुनेटली। दिस इज, मैं ये नहीं कहता कि ये अफगान माजरीन जो पाकिस्तान में इनकी वजह से हुआ है, लेकिन इनके जो इनके जो फोर फादर्स हैं, ये जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं, उनको इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि जो उन्होंने हमें रखा है। मैं अनफॉर्चुनेटली ये इमोशनल चीजें हो जाती हैं जिसमें मैं ज्यादा करना, लेकिन पाकिस्तान ने अभी बुनियादी बात वही है कि ये जो आपकी हमारी और इस वक्त जो एक सियासी खलीज पैदा हुई भी, हमने मुखालफत कर दी है। मैं इसको कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। अरशद साहब, सिर्फ एक चीज़ पे कमेंट कर दीजिएगा, आपके ख्याल में वज़ीर खैबर पख्तून का रवैया कितने फ़ीसद दुरुस्त है, कितने फ़ीसद गलत है? क्योंकि आप बीच में बैठे हुए हैं, फेस कर रहे हैं इन चीज़ों को। असल में नजम साहब बात यह है कि ठीक है, पार्टी के अंदर आप देखें क्या हालात है उनके, वो तो एक दूसरे को खाने के चक्कर में या गिरबान पकड़े हुए हैं उन्होंने, वो अपनी जगह है। लेकिन बात ये, जब स्टेट एक फैसला करती है तो जिस मीटिंग के अंदर फैसला हो रहा होता है उस मीटिंग के अंदर बात करने की जरूरत होती है। जब आप मीडिया पे आके बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये स्टेट नहीं है, इसके अंदर ये किस किस्म का मामला चल रहा है कि वफाक में एक बात हो रही है, सूबा दूसरी बात कर रहा है। आखिर ये कौमी सलामती कमेटी या जो भी इजलास हुए थे उसके अंदर ही तमाम डेडलाइनें, तमाम बातचीत हुई थी, तो ये बातें भी वहीं पे हो सकती थी। अब बात यह है कि बगैर केपी की पुलिस के और बगैर केपी के एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत आप मुश्किल है, किस मुझे तरह नामुमकिन लगता है ये। आप फौज तो नहीं डाल सकते इसके अंदर। स्टेट बन जाती है ना, फिर स्टेट के अंदर एक स्टेट आप बना लें, तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब ये है कि वफाक के साथ बैठ के अगर कोई एतराज़ात हैं, कोई बात है, आप बैठ के बात कर लें। लेकिन लगता यूं है जैसे कोई सियासत कुछ और बहुत हो शुक्रिया रही है। अरशद अजीज मलिक साहब, मेरे मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, आप ज्वाइन किया। सोहेब साहब, आपका भी दोस्तों का शुक्रिया। एक और अहम बात भी करनी है, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले सिर्फ एक बात कहूँगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कि आपको वहाँ का मैंडेट मिला, आपका मैंडेट तस्लीम किया गया, आपने हुकूमत बनाई। ये मैंडेट किस लिए था? अमन के लिए था, तामीर के लिए था, तरक्की के लिए था। आप वहाँ पे मसाइल पैदा करें। अभी अरशद साहब बता रहे हैं कि जना फ़लाँ इलाका जो आउट ऑफ कंट्रोल है, फ़लाँ इलाका आउट ऑफ कंट्रोल है। किसका है? आपका है, आपके लोगों का है। वहाँ पर क्या है, किसकी रेट है? और अगर रियासत इसको ठीक करना चाहती है, आप उसके रास्ते में मज़ाहम होते हैं, आप अपनी पुलिस को ताउन करने से रोकते हैं, आप रियासत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ चलते हैं, तो फिर आपको खुद सोचना होगा। और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, हमारे दोस्तों को, हमारे भाइयों को, वहाँ की इंटेलिजेंसिया है जितनी, उसको पूछना होगा, सवाल करना होगा कि वज़ीर आला आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आप पाकिस्तान पाकिस्तान की बात छोड़ दें, आप खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए ये जहन्नम क्यों बरकरार रखना चाहते हैं? ये दहशतगर्दी, ये वसाइल की गैर मुनसफाना तकसीम, ये हमारे दरमियान जिस तरह हम बैठकर आपस में अमन व अमान से, जिस तरह लाहौर में आप बैठे हुए हैं, जिस तरह बाकी जगहों में बैठे हुए हैं, पेशावर में और बाकी इलाकों में क्यों नहीं? आप खुद सोचिए, आप किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, किससे दुश्मनी कर रहे हैं, इसके बारे में सोचिएगा। इस वक्त एक ब्रेक। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों और नौजवानों, अल्लाह ताला के फजल करम से हमने बिजली की कीमत में कमी का वादा पूरा कर दिया है। घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट बिजली सस्ती कर दी गई है और सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट कमी कर दी गई। तरक्की की उड़ान भर चुका है और इंशाअल्लाह हम इज्तिमाई काविशों से तेज़ी से आगे बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, ट्रंप टैरिफ यानी कि ट्रंप का लगाया हुआ टैरिफ बड़ा डिस्कस हो रहा है, लेकिन आज उसने तो तबाही फेर दी और हम ये देख रहे थे कि चीन से लेकर जापान तक और सिंगापुर से लेकर सऊदी अरब तक तमाम आप इंटरनेशनल सतह पे जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं उनको क्रैश कर दिया गया। खुद पाकिस्तान के हवाले
जब एक अंदर बीच में एक तरीकाकार मौजूद है, यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज को बंद कर दिया गया, जब बंद करके वापस आए तो वो जो सोचा जा रहा था कि कोई 7-8-9 हज़ार पॉइंट्स का नुकसान हो सकता है, हमने उसको कम बैक भी किया, पॉलिसी हुई। दूसरी तरफ वज़ीर तजारत जाम कमाल जो हैं वो 50 से ज़ायद हमारे जो बड़े इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं उनको लेकर बैठ गए। इससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो बाकायदा तौर पर एक स्टीयरिंग कमेटी वज़ीर ख़जाना की सरबराही में बना चुके हुए हैं और इसके साथ साथ एक वर्किंग ग्रुप बना चुके हैं, यानी कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसने ख़तरा ज़ाहिर किया कि पूरी दुनिया में महंगाई का एक तूफ़ान आएगा, कसाद बाज़ारी होगी और इसके नतीजे में पूरी दुनिया जो है मुश्किलात का सामना करेगी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन जो है वो भी टैरिफ लगाने की तरफ कोई अरबों डॉलर की तरफ जा रहा है, चीन अपनी जगह पर रिएक्शन दे रहा है। और आज जो कुछ हुआ, खुद आप खलीजी ममालिक की बाकी भी तमाम स्टॉक मार्केट्स को देख लें, वो कहते हैं कि कोरोना के बाद ये पहली दफ़ा इतना बड़ा डिप, इतना बड़ा जो है नुकसान उसका सामना करना पड़ा। डॉक्टर मोहम्मद अफजल, आप माहिर मुआशियात हैं, डीन हैं इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट के पंजाब यूनिवर्सिटी में, इस वक्त मौजूद हैं। सैयद मरगूब साहब भी मौजूद हैं। अफजल साहब, इस वक्त बड़ा ख़तरा समझा जा रहा है जो कुछ आज हुआ, और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डट गए, और पता नहीं इसको आप कहें कि वो अपनी पॉलिसी पर डट गए, उन्होंने हट धर्मी का मुजाहरा किया, उन्होंने जो भी किया। आपको आने वाले दिन कैसे लग रहे हैं? अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो जो ग्रेट डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, आलमी इक्तिसादी बहरान, वो अमेरिका से ही स्टार्ट हुआ था इन 1929, जो कि 33 तक रहा, और उसके बाद आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर देखी है। पिछले दिनों हम ये सुन रहे थे, पिछले महीनों से 1-2 सालों से तीसरी आलमी जंग शुरू होने जा रही है। मुझे तो जो आज की सिचुएशन जो है वो देख के नज़र आया है कि जंग शुरू हो चुकी है। आप देखें, ग्रेट डिप्रेशन जो था उसमें 3-4 बड़ी मोटी मोटी चीज़ें थी। उसमें स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी, बैंक्स का फेलियर था, और इनकम इनइक्वालिटी जो है वो बड़ी थी, और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ था वो वुमेन इफ़ेक्ट हुई थी सबसे ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द मैन। और 3 कंट्रीज़ अगर आप देखें टॉप पे थे, यूएस, यूके और जर्मनी, जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे। अब तो मुझे लग रहा है कि इससे पूरी दुनिया इफ़ेक्ट होने जा रही है, और ये एक परेशान कुन सिचुएशन है। और जो कंट्रीज अपने आप को ये कहते हैं कि हम डेवलप्ड नेशंस हैं, मेरा ख्याल उनको कुछ देखना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, बैठना होगा। सब ये समझा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान को वक्ती तौर पे तो नुकसान होगा, कुछ पाकिस्तान इसको रिस्पॉन्ड भी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आगे चल के पाकिस्तान को इसका फ़ायदा भी हो सकता है। आप इस पूरी थ्योरी को किस तरह देखते हैं? मुझे वैसे फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। देखिए, जब कोई बड़ी इकोनॉमी अफेक्ट होती है तो उससे छोटी इकोनॉमी भी अफेक्ट होती हैं। हमें थोड़ी सी खुशी का पिछले दिनों खुशी देखने को मिली थी, हमारे कुछ इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे थे। अभी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस कम की हैं, तो थोड़ा सा ना सुकून नज़र आ रहा था, आने वाले दिन अच्छे नज़र आ रहे थे। मगर अगर बड़ी इकोनॉमी जो है, ये बड़ी इकोनॉमीज़ जो है इफ़ेक्ट होती हैं, तो डेफिनेटली उसके साथ छोटी इकोनॉमीज़ और पाकिस्तान ने भी इफेक्ट होना है। अब मैं सोहेब साहब इस पे कमेंट चाह रहा हूँ, पाकिस्तान कितना मुतासिर होता है आपको लग रहा है? देखिए, मेरा ज़ाती परसेप्शन है कि ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप साहब जिन पे टैरिफ लगा रहे हैं, पाकिस्तान उन फील्ड्स में नहीं है। मसलन उन्होंने टैरिफ कारों पे लगाया, उन्होंने स्टील पे लगाया, और अमेरिका हम तो टेक्सटाइल में ज्यादा है ना इस वक्त। अगर 5.5 बिलियन की हमारी जो एक्सपोर्ट है, मेजर उसमें टेक्सटाइल है, उस पे मतलब उनका टैरिफ अभी नहीं है। अच्छा, और हमारे जो कंपटीटर हैं, हमारे जो कंपटीटर आ रहे हैं बीच में, उन पे भी टैरिफ लग रहा है, उन पे भी, जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, बाकी जगह थाईलैंड हो गया। दूसरा ये है कि ट्रंप के टैरिफ से जो कंपनीज कोलैप्स कर रही हैं, उनका पाकिस्तान में बिजनेस नहीं है। मतलब पेट्रोलियम कंपनी कोलैप्स कर रही है, जो उनकी एरोनॉटिक्स कंपनी है बोइंग शोइंग, ये कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि ये यूरोप के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और ये इंपोर्ट भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो कोलैप्स कर रही हैं। स्टॉक मार्केट इसीलिए बैठ रही है कि ये कंपनियां बैठ रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इन कंपनियों का बिजनेस को इतना ज़्यादा है नहीं। एक्सॉन बैठ रही है तो उसमें हमारा कोई प्रॉफिट लॉस है नहीं, इसीलिए हमारी स्टॉक मार्केट अभी तक जमी हुई है। आप देखिए, पूरे मशरिक़ वस्ता की कोलैप्स करके, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइस जो इवन ब्रेंट की प्राइसेस हैं वो $63.5 पर बैरल पे आ गई हैं, जो मतलब लोएस्ट है अमेरिका में। अमेरिका की इंपोर्ट भी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, और एक्सपोर्ट भी। अच्छा, वैसे जो इसमें एक और बात की जा रही है डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब, वो ये की जा रही है कि इसमें सबसे ज़्यादा खुद तो मुतासर अमेरिकी शहरी होंगे जो कि ट्रंप को लेकर आए, और इसके नतीजे में कीमतें सबसे ज़्यादा जो बढ़ेंगी वो खुद अमेरिका में बढ़ेंगी। बाकी ममालिक में कुछ तो शेयर होगा उनका किसी न किसी शोबे में, अमेरिका के शहरी सबसे ज़्यादा खुद मुतासर होंगे। यही वजह है कि जहाँ मुलाजमतें ख़त्म हो रही हैं, जहाँ पे आलमी सतह पे उनके इमदादी काम मुअत्तल हो रहे हैं, तो अब लाखों की तादाद में अमरीकी खुद बाहर निकले हुए।
कि पाकिस्तान इफेक्ट नहीं होगा, देखें हमारी ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द नेबरिंग कंट्रीज। इस पे अगर जो है हमें 26% जो है और ऐड कर ले, जो चीज $100 की थी या $1 की थी वो अब $1.26 की होगी, तो कैसे जो है पाकिस्तान नहीं जो लेकिन है वो वो बाकियों का इंटरनेशनल भी मार्केट सर, में जो है बाकियों वो को भी कंपेयर बढ़ाना करेगा। पड़ेगा, वो तो मेरे चीन को भी नजदीक बढ़ाना पाकिस्तान पड़ेगा, ने भी इफेक्ट वो होना चीन है। को भी बढ़ाना पड़ेगा, वो और बांग्लादेश को भी बढ़ाना पड़ेगा, वो इंडिया को भी 26% बढ़ाना पड़ेगा। लिहाजा हम कोई अकेले 29% पे नहीं जाएंगे। सर प्रॉब्लम ये है कि इंडिया बड़ी इकोनॉमी है एज कम्पेयर टू द पाकिस्तान। इंडिया जो है कि अगर एक सेक्टर से जो है लूज करेगा, किसी दूसरे सेक्टर से गेन कर लेगा। हमारे पास तो है ही सिर्फ टेक्सटाइल है जो कि हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। अगर सही। उस पे भी हमें ज्यादा जो है अमेरिका को टैक्स देना पड़ गया, एक्सपोर्ट्स पे टैक्स देना पड़ गया, या अमेरिका के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं की, तो पाकिस्तान इफेक्ट होगा। होना ये चाहिए, जैसे हमारे अभी वजीर खजाना साहब ने कहा था कि हम एक टीम तैयार कर रहे हैं जो कि अमेरिकन के साथ नेगोशिएट करेंगे। सही। पाकिस्तान को उनके साथ नेगोशिएट करके इस टैरिफ को जो है मिनिमम लेवल पे लाना चाहिए अगर इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना है। बिल्कुल यहाँ सही। तक आपने ये इस कहा पर- है इस पर कि कोशिश अमेरिकन हुकूमत नेशन जो है वो एक वर्किंग ग्रुप भी बन वो गया। तो अब शायद मैं कह नहीं सकता कि सही। शायद ट्रंप ने फैसला कर लिया है कि उसने अमेरिकन नेशन जो है कि उसको टफ टाइम देना है। खुद या अमेरिकन, कोई इसी पे एक हो कमेंट सकता आपका है सैफ साहब, खुद अमेरिकन नेशन को एक टफ टाइम देना। टाइम दे रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि आप ना कमज़ोर बने ना स्टूपिड बने, हाँ। और आप स्ट्रांग बने और वेट करें। लेकिन इस पे जो कैनेडियन और जर्मन्स हैं वो ये कहते हैं कि ये वॉर बहुत लंबी जाएगी। और देखें पाकिस्तान की जो ट्रेड यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ है ना, वो डबल है। डबल ऐसे है कि एक रिकॉर्ड पर है, एक पर्सनल है। तो इसलिए हमारी वो वाली ट्रेड तो देखें, रेमिटेंस जो हमारे इतने आ रहे हैं, इसमें ट्रेड भी है, इसमें बिजनेसेस भी हैं, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें भी हैं जो रिकॉर्ड पर हैं। जो ट्रेड के परसेप्शन में नहीं आती, उनकी इनकम आ रही है रेमिटेंस के तौर पे। तो इसलिए इम्पैक्ट हमारे ऊपर उस तरह से नहीं होगा कि कंपनियां बैठ जाएं। इसलिए हमारी स्टॉक मार्केट अभी इस तरह से नहीं बैठी है जैसे नहीं, वैसे एक मौके पे 8000 पॉइंट वापस आई, लेकिन फिर वो उसने उस तरह से रिगेन नहीं किया, बैठी ना। वापस आई उस वहाँ तरह तो- नहीं जिस तरह के बाकी देखिए, तमाम पे यूरोप बैठे। में और अमेरिका में तमाम लेकिन सबसे ज्यादा कंपनीज के स्टॉक बैठ मुतासिर गए ना। मुतासिर खुद अमरीकी जो होंगे तमाम ये। कंपनी 50 रियासतों में इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, 50 बिल्कुल रियासतों सही, में। यही है। डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, साहब मरगूब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान की मैशत को एक और चैलेंज का सामना तो है, लेकिन इस चैलेंज में यकीनी तौर बहुत सारे मौके भी निकलेंगे। और इस चीज़ पर तो सबका इत्तफाक है कि सबसे ज़्यादा खुद अमरीकी मुतासर होंगे जो कि डोनाल्ड ट्रंप को लाए हैं। अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।